मित्रों, गुजरात में जो सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आप सबको मालूम है कि सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है और जिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हमारे राजस्थान के लीडर अपोजिशन श्री गुलाब चंद कटारिया को इंडाइट किया गया है। और मैं यह मानता हूं कि सीबीआई ने जो चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है और उसमें गुलाब चंद जी कटारिया का जो नाम आया है वह पूरी तरह से तथ्यों से परे है। और यह मैं मानता हूं कि इसके पीछे निश्चित रूप से एक राजनीतिक द्वेष भाव से इसे किया गया है। आप सबको जानकारी है कि हमारे गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी एक चार्जशीट फाइल हुई थी इसी मामले में, और फिर लोअर कोर्ट से तथ्यों पर आधारित न होने के कारण उन्हें बेल प्राप्त हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई है। वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजस्थान के श्री राजेंद्र राठौर को भी इसी प्रकार के एक मामले में, यह सोहराबुद्दीन केस से रिलेटेड है नहीं है, लेकिन दूसरे इनकाउंटर के केस में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। उनकी भी जल्द ही जमानत हो गई क्योंकि पर्याप्त ऐसे तथ्य नहीं थे जिनके आधार पर उसे बेल न मिल सके। मैं यह मानता हूं कि एक सोची समझी यह साजिश है इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट की भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेताओं को बदनाम करने की। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम राजनीतिक दृष्टि से भी लड़ेंगे और साथ ही साथ कानूनी स्तर पर भी जितनी मजबूती के साथ यह लड़ाई लड़नी होगी वह भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और जिन लोगों के ऊपर भी हमारी यह चार्जशीट फाइल हुई है, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। इसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं उस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मित्रों, आज दिल्ली के एक प्रमुख समाचार पत्र में सीबीआई के डायरेक्टर का एक वक्तव्य छपा है कि हमारे पास श्री पवन बंसल के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप की कोई एविडेंस नहीं है। मैं मानता हूं कि सीबीआई और उसके अधिकारी अब ईमानदारी से तफ्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इतने सेंसिटिव मामले में जब जांच चल रही हो, बंसल का अभी इंटेरोगेशन भी ना हुआ हो, कोई औचित्य नहीं था कि सीबीआई डायरेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ इस प्रकार से इंटरफियर करें और सरकार का राजनीतिक बचाव करने के लिए मैदान में कूद जाएं। जो एविडेंस रंगे हाथों रिश्वत की उस केस में पकड़ी गई, मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इन मामलों का, जिसका माननीय राजनाथ जी ने भी जिक्र किया, अब आप इसके साथ तुलना कीजिए। दो केसेस का अध्यक्ष जी ने जिक्र किया। पहला केस सोहराबुद्दीन का केस था। जिस वक्त 2010 में गुजरात के गृह मंत्री को पकड़ा गया तो सारे मीडिया के सामने यह कहा गया कि गुजरात में स्थानीय एक एक्सटॉर्शन का केस था, कुछ बिल्डर्स का, वहां के स्थानीय बिल्डर्स का। उनका नाम भी दिया गया, रमन भाई पटेल, दशरथ भाई पटेल, और उसकी वजह से अमित शाह ने यह कांड करवाया। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस केस में कोई एविडेंस नहीं है, यह झूठा है। और सच में जब उनकी जमानत के ऊपर बहस हुई तो अक्सर
मर्डर की कॉन्स्पिरेसी हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, जमानत मिलती नहीं है, तो पहली नजर पे ही लगता था कि इस केस में कोई भी एविडेंस नहीं है, मटेरियल नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने उनको बेल दे दी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो कंफर्म हो गई। जो कि मर्डर केस में अक्सर नहीं होता। क्यों दी गई और केस क्यों फाइल किया गया था, मैं उसके कारण भी आपको बतलाऊंगा। एक दस्तावेज से पढ़ के आपके समक्ष कुछ रखूंगा। आज एक नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दी गई। वो बिल्डर्स वाला केस तो कोर्ट को समझ में नहीं आया, और इसलिए नहीं समझ आया कि जिस व्यक्ति का नाम लिया था कि जिसके माध्यम से पैसा दिया गया, कि अहमदाबाद में फला तारीख को उसको दिया, उस दिन वो व्यक्ति हिंदुस्तान में ही नहीं था, उसका पासपोर्ट दिखलाता था विदेश में था। इट वॉज सच ए शॉडी इन्वेस्टिगेशन। अब इन्होंने कॉन्स्पिरेसी का केस बदल दिया। झूठ के कई वर्जन हो सकते हैं, सच का केवल एक होता है। अब वो बिल्डर्स वाला केस भूल गए, अब एक नया केस पैदा कर दिया कि गुलाब चंद कटारिया, जो गृह मंत्री थे राजस्थान के और बहुत विश्वसनीयता रखने वाले नेता हैं और आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने किसी मार्बल लॉबी के कहने पर राजस्थान के अमित शाह के साथ षड्यंत्र करके यह कांड करवाया। अब केस बदल दिया है। यह सरासर झूठ है। इसके संबंध में चार्जशीट की कॉपी पढ़ने के बाद, जैसा पहले वाले मुकदमे में भी एकदम झूठी कार्रवाई थी सीबीआई की, और जनता के सामने भी और कोर्ट के सामने भी हमने रखी थी, तो आपके समक्ष भी रखेंगे। इसमें भी अंतर्विरोध हैं। जो फॉल्सहुड है वो एकदम अपेरेंट है। इसी मामले में फिर एक दूसरा केस बना लिया तुलसी प्रजापति का, उसमें चार्जशीट दायर की, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप अलग चार्जशीट नहीं दायर कर सकते। क्यों कर रहे थे ये सब? क्या इनके पास इसमें एविडेंस थी? सीबीआई किस तरीके से ऑपरेट करती है? जब ये हो रहा था तो मुझे खेद है इस बात का कि मीडिया में भी बहुत मित्र इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सीबीआई का असली चेहरा सामने आया, तो यह स्पष्ट हुआ कि किस आधार पे यह काम करती है। इसी सोहराबुद्दीन के मामले में मैं केवल एक पंक्ति पढ़ के दिखलाऊंगा, बताऊंगा आपको। सीबीआई ने, उसके अधिकारियों ने 14 अप्रैल 2010 को अमित शाह और एक पुलिस अधिकारी थे अभय चौदसमा, उनको अरेस्ट करने की अनुमति मांगी। उनके बड़े अधिकारियों ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ तो कोई एविडेंस नहीं है, उन्होंने अनुमति नहीं दी। वो फिर लिखते हैं कि अनुमति दीजिए, और यह अनुमति देना अनिवार्य है आपके लिए, कोई एविडेंस और नहीं। 23 जून 2010 को
13 जून 2010 को, जिसके आधार पर 23 जून को उनको पकड़ा जाता है। और तर्क क्या लिखते हैं अपने नोट में कि अमित शाह के खिलाफ एविडेंस है, रिक्वेस्ट टू रेफर, मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं उनके नोट से, ये सीबीआई के नोट से, रिक्वेस्ट टू रेफर अगेन टू एनेक्स्चर ए, बी एंड सी the arrest proposal of 14th April 2010, underlining the importance of annexure C, और अगले शब्द ध्यान से सुनिए, for its potential in respect of the chief minister also। क्या इस सीबीआई को इस आधार पे जांच करना और अमित शाह को अरेस्ट करने की अनुमति दी जाए कि 14 अप्रैल को आपने अरेस्ट करने की अनुमति नहीं दी थी और अब दीजिए, क्योंकि इसका असर और इस रास्ते को हम प्रयोग करना चाहते हैं किसी और तक पहुंचने के लिए। दिस इज द रियल फेस ऑफ द सीबीआई। और इस आधार के ऊपर पहली बार उनको पकड़ा जाता है और कोर्ट कहती है कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा, ये शराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति का मामला हो गया। राजस्थान में 6-7 साल पुराना एक केस खोज कर लाए और जो अध्यक्ष जी ने कहा राजेंद्र राठौर को इसमें पकड़िए। बिल्कुल ठीक इसी तरह समाचार पत्रों में देना कि उसके खिलाफ एविडेंस है। इसमें तो बेल मिली थी अमित शाह के मामले में, उसमें कोर्ट ने ही कह दिया कि चार्ज भी नहीं फ्रेम हो सकता, डिस्चार्ज हो गए। उसकी अपील प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग है, मैं इसलिए उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हम उसमें भी कहते थे कि राजेंद्र राठौर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। सीबीआई की जांच के बाद एविडेंस है कि नहीं है, सीबीआई में इसको लेकर विषय पे विवाद हुआ और विवाद में यह हुआ कि राजेंद्र राठौर का मामला इस देश के अटॉर्नी जनरल को दिया जाए कि आप देख के बताओ कि एविडेंस है कि नहीं है। अटॉर्नी जनरल 27 मई 2011 को अपना ओपिनियन देते हैं। और ओपिनियन में कहते हैं, पैरा 12 में, In view of the above, I agree with the additional director's opinion as approved by Director CBI that more evidence should be collected for the alleged involvement of Rajendra Singh Rathore. And it is only then that it should be considered whether he should be joined as an accused or not. कि आज आपके पास एविडेंस नहीं है, जो डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर कह रहे हैं कि इस एविडेंस पे नहीं पकड़ सकते और एविडेंस लाइए। कोई और एविडेंस नहीं आई जो इस ओपिनियन में रेफर्ड है उसके अलावा, और राजनीतिक दबाव में उनको फिर पकड़ लिया। अब आप कड़ी देखिए, अमित शाह पहला केस, कोई एविडेंस नहीं, जमानत हो गई। दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अलग चल ही नहीं सकता। राजेंद्र राठौर, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, सीबीआई डायरेक्टर कहते हैं कि एविडेंस नहीं है, राजनीतिक कारणों से कहा जाता है कि केस डालिए। केस डालते हैं, कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है, उसकी अपील अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और इस कड़ी में जो पहले शराबुद्दीन की कहानी थी वो बदल गई। अब कोई मार्बल ट्रेडर्स आ गए,
ये कैसे झूठ है, ये अगली कड़ी में हम आपके सामने ये भी रख देंगे। तो जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि एक वक्त था कि लोग समझ जाते थे कि सीबीआई ने जांच की है तो बहुत कुछ इसमें दम होगा। अगर रेलवे बोर्ड मेंबर की नियुक्ति का केस देख लिया जाए तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि इन सब मामलों की तुलना में 100 गुना ज्यादा एविडेंस उसमें है। देयर इज 100 times more evidence in the case of the appointment of the railway board member, जिसमें जांच चल रही है और सीबीआई डायरेक्टर अखबार को बयान दे देते हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। और जहां एविडेंस नहीं थी, एक केस में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचने का रास्ता है इसलिए केस दायर करो, दूसरे केस में अटॉर्नी जनरल कहते हैं एविडेंस नहीं है फिर भी अरेस्ट करो। सच में इस संस्था की ईमानदारी को लेकर और प्रोफेशनलिज्म को लेकर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, इस देश को इस पर सोचना पड़ेगा। बाकी जो कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की बात माननीय अध्यक्ष जी ने की है, पार्टी का वो एकजुट ये स्टैंड है। वसुंधरा जी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो यहाँ डिसाइड किया है, राजस्थान के इस केस के अंदर कानूनी तौर से और राजनीतिक तौर से पूरी तरह से हमें सपोर्ट करेंगे। राजस्थान की यूनिट भी पूरी तरह से गुलाब जी के साथ खड़ी है और अपने आप को सेंट्रल टीम की व्यवस्था के साथ पूरी तरह से जोड़ती है। आज शाम को हम लोग 6 साढ़े 6 बजे अपने पदाधिकारियों की मीटिंग करके जो रणनीति हमने तय की है उस रणनीति का खुलासा करेंगे और गुलाब जी के साथ पूरी तरह से, क्योंकि हम मानते हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं और जो भी हो रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। पूरी पार्टी, राजस्थान की सेंट्रल पार्टी उनके साथ है। वैसे मैं तो यही आप सबसे कहूंगा कि आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम प्रतिशोध की भावना से काम करने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है। लेकिन हां, यदि कहीं पर कोई तथ्य यदि सामने आते हैं तो हम उन तथ्यों को भी बिल्कुल नकारने की कोशिश नहीं करेंगे। मिस्टर प्रवीण तिवारी। जैसे मैंने अभी आपको कहा, हम लोग शाम को पार्टी की मीटिंग रखेंगे। अभी हमारे पास सेंट्रल पार्टी की जो भावना है वो उसको वहाँ पहुँचाते हुए अपनी भावना को शाम को हम जोड़ेंगे और अपना जो अगला रणनीति है वो उसके बाद ही हम खुलासा करेंगे। मिस्टर दिलीप तिवारी। देखिए, अगर आप सीबीआई के संबंध में बीजेपी का स्टैंड चाहते हैं तो इतने दिन से लोकपाल की बहस चल रही है। जो राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी थी उसमें श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री भूपेंद्र यादव और मैंने पार्टी की ओर से एक जॉइंट नोट दिया था, वो पार्टी की वेबसाइट पे है। सीबीआई कैसे फंक्शन करे, सरकार से कैसे अलग हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या हो, पूरा उसमें विस्तृत रूप से उसमें उसका जिक्र है। कई पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको पार्टी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। दूसरा, जो सरकार ने सीबीआई की ऑटोनॉमी के लिए नया जीओएम बनाया है, ये केवल एक आई वॉश है, इसलिए कि लोकपाल की सारी बहस में एक प्रमुख बिंदु था कि सीबीआई की स्वायत्तता का क्या होगा। ये चर्चा हो चुकी है। जो लोकपाल बिल है उसमें एक शेड्यूल लगा हुआ है, जिस शेड्यूल में
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को भी अमेंड किया जाए। सिलेक्ट कमेटी इस पे सिफारिशें दे चुकी है, कैबिनेट उस पे अपना अब मंजूरी दे चुकी है। हालांकि उसमें 2-3 विषयों पे हमारी सहमति नहीं है, लेकिन 7-8 विषय ऐसे हैं जिसमें सहमति है, जो सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस थे। इसको बिल्कुल आरंभ से शुरू करना, जैसे ये नया विषय आया है, इस पे तो पूरी चर्चा समाप्त हो चुकी है। सिलेक्ट कमेटी तक रिकमेंडेशन आ चुकी है, कैबिनेट का अप्रूवल हो चुका है, केवल उसको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। उषा जी, और उसके बाद लास्ट सवाल संजय बरागटा जी का। देखिए, इनको ये गलतफहमी मत रहे कि इससे कोई चुनाव में हमें तकलीफ आने वाली है। जितना ज़्यादा ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे चुनाव में हमें और लाभ होने वाला है, और हमारा कोई नेतृत्व इनके इन हथकंडों से घबराने वाला नहीं है। गुजरात में इन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग किया, आपने परिणाम देख लिए। जिन्होंने जब से ज़्यादा सफ़र किया वो इतनी बड़ी मार्जिन से स्वयं जीत गए। क्या मिस्टर संजय बरागटा? देखिए, उनके केस में तो उनको जमानत हो चुकी है, अब ट्रायल ही चलेगा। और इस तरह के फर्जी मामलों से कोई सीबीआई का कॉज आगे बढ़ने वाला नहीं है। और जहां तक आपने प्रश्न वसुंधरा जी से पूछा, तो मैंने अध्यक्ष जी का उत्तर सुन लिया उस पे कि वो निश्चित रूप से बने रहेंगे, उस पे क्या दो राय है। महुआ चर्चा जी। Well, they are misusing the institution, but I don't think that is in any way going to adversely affect our politics, even in the election year. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।